गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृतिका का पार्ट 2 मेरे संग की औरतें ये क्रमानुसार चलता जा रहा है। आज पेज नंबर 23 प्रारंभ के पैराग्राफ से ही मीन्स अनुच्छेद से ही आपकी व्याख्या आरंभ करूंगी, जो इस प्रकार है। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। ये पंक्ति जो है, जब रेणु जो है वो बाजिद हो गई, उन्होंने ये कहा कि बीए करने से क्या लाभ, क्या बीए की शिक्षा अनिवार्य है या बीए कर लेने से हमें क्या होगा, क्या प्राप्त होगा। उनकी बड़ी बहन उन्हें समझाने में असमर्थ रही। माँ समझा समझा कर भी समझा ना पाई तो उन्होंने कहा, पिताजी से पूछो। अब पिता ने उत्तर दिया कि जब तुम बीए कर लोगी तो तुम्हारे लिए कहीं भी नौकरी पाना आसान होगा। शादी कर पाओगी मीन्स तुम्हारा विवाह जो है, पढ़े लिखे होने के कारण तुम्हारा विवाह भी आसानी से होगा। लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह, और लोगों की दृष्टि में तुम्हारा सम्मान जो है वो और अधिक बढ़ जाएगा। मतलब पिता ने भी जो है नाना प्रकार के उदाहरण देते हुए उनको समझाया कि बीए कर लेने से, पढ़ाई लिखाई अधिक हो जाने से, नौकरी प्राप्त करने में, शादी अच्छे घराने में करने से सुविधा होती है, और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई होने से लोगों की दृष्टि में तुम्हारा सम्मान भी अधिक बढ़ता है। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना रेणु को ना खुद उन्हें जो शब्द है यहाँ पर, ये उनके पिताजी के लिए प्रयोग किया गया है। कह रहे हैं कि कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा। मतलब पिताजी ने जितनी भी ये बातें बताई कि नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग जो है तुम्हें इज्जत से देखेंगे, ये सभी तर्क जो है उन्हें कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, ना तो रेणु को और ना ही स्वयं उनके पिता को, क्योंकि पिता भी स्वतंत्रतावादी थे, उनकी भी विचारधाराएं थोड़ी अलग थी। तो उन्होंने बच्ची को तो कहा, अपनी बेटी को तो समझाया नाना प्रकार के उदाहरण देते हुए, लेकिन ये बात ना तो रेणु के कुछ समझ में आई और ना स्वयं उनके। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं। अब पिता ने जब देखा कि ये ऐसी आसानी से समझने वाली नहीं है, नहीं समझ पाएंगी, तो उन्होंने अंत में कहा, कुतर्क, वाद विवाद, या एक तरह से यहाँ पर कुतर्क जो है वो उनके एक आदेश के लिए होगा। उन्होंने कहा, आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के लिए काम आता रहा है। अंत में उनके पिता ने ये बात उन्हें समझाई और उनसे कहा कि बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं, करो। जब उन्होंने देखा कि बेटी जो है वो आसानी से समझ नहीं रही है या समझना नहीं चाह रही है उनकी बात को, फिर उन्होंने अंत में एक पिता वाली अधिकार का प्रयोग किया, और पिता के अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हें बीए करना है क्योंकि यह मेरा आदेश है और ये मैं कह रहा हूं। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर ला करके। चूंकि पिता का आदेश था
इसलिए रेणु को उनकी बात की अवहेलना नहीं करनी थी, माननी थी। और उन्होंने बीए किया भी, लेकिन उस बीए पास करने में या बीए की पढ़ाई करने में उनकी कोई ख़ास दिलचस्पी या कोई ख़ास रुचि नहीं थी, बल्कि बीए पास चूंकि उनके पिता का एक आदेश था इसलिए उन्होंने किया और उतने ही नंबर लाए जिससे वो बीए पास कर सके। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे थी हैं। सच्चाई, सत्य पर चलना, ये गुण उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। इस विषय में मीन्स सच बोलने में, सच बात करने में वो अपनी माता से भी 2 कदम आगे थी। मीन्स वो और भी माता से ज़्यादा जो है वो सच बोलती थी और सत्यता पर विश्वास करती थी। गनीमत यह है कि आधा समय उनके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होंगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती हैं। गनीमत यह है, मतलब कहते हैं कि उनकी सच्चाई जो है वो भी इस तरह की हुआ करती थी कि लोग उनकी बातों पर हंसते थे और ये सोचते थे कि शायद वह मजाक कर रही हैं, हंसी कर रही हैं। इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती थी। मतलब उनकी सच्चाई, उनकी सत्यता भरी बातों को भी लोग मजाक समझने लगते थे कभी कभी और हंसते थे कि ये क्या कह रही हैं, क्या बोल रही हैं। अब इसी सत्यता और मजाक के बीच का एक असमंजस भरा वाक्य आप नीचे ही तुरंत पढ़ रहे हैं। अब देखिए, आपको भी हंसी आएगी, आप भी बिना हंसे नहीं रहेंगे। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वो कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूं। इत्र आज की भाषा में जिसे आप परफ्यूम कहते हैं, पहले उसे इत्र कहा जाता था। हाँ, बहुत अंतर है दोनों में। इत्र छोटी छोटी शीशियों में होता था। हर तरह की पुष्प, फूल जो होते थे उन्हीं की खुशबुओं से संबंधित होता था। तो पहले के लोग जो है नहा धो करके बहुत खुश होते थे। बहुत जब खुश होते थे, कहीं आना जाना होता था किसी पार्टी वगैरह में या कहीं, तो लोग जो है इत्र लगाते थे। लेकिन आजकल तो फैशन हो गया परफ्यूम का, लोग कहीं भी निकलते तो लगाते हैं। तो जब उन्हें कोई इत्र भेंट करता था है तो वो कहती हैं नहीं चाहिए। मतलब जब कोई उनको इत्र देता है तो वो कहती है नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए, जरा इसका तर्क देखिए। मैं तो नहाती हूं, वो कहती थी मैं नहाती हूं इसलिए मुझे इत्र नहीं चाहिए। लोग हंस पड़ते थे उनकी इस बात को सुन करके, क्योंकि नहाते तो सभी हैं और इत्र भी लगाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल इत्र लगाना इसलिए पसंद नहीं करती थी। और या यूं कह लीजिए कि वो ये बताती थी कि नहाना धोना जो है वो सबसे बड़ी स्वच्छता है और उसी से मनुष्य जो है साफ सुथरा रह सकता है। इत्र की कोई आवश्यकता नहीं यदि मनुष्य अपनी स्वच्छता का ध्यान स्वयं रखे। लेकिन यह वाक्य ही लोगों को हंसने के लिए विवश कर देता था। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। तीसरे नंबर की उनकी बहन चित्रा है जो बहुत ही अलग स्वभाव की है। वो पढ़ने जाती थी, लेकिन पढ़ने जाने में भी देखिए
उनका स्वयं जो है अपना वो कोई भी लाभ नहीं देखती थी, बल्कि खुद के पढ़ने से ज़्यादा कॉलेज जाने के बाद वो खुद की पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देती थी, अपनी पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देती थी, बल्कि दूसरों को पढ़ाने में दिलचस्पी रखती थी, दूसरों को पढ़ाने में शौक रखती थी, विश्वास रखती थी। इसलिए इम्तिहान में उनके अंक कम और उनके शागिर्द, शागिर्द कहते हैं बच्चों को, उन छात्रों को जो पढ़ते हैं। तो इसीलिए है क्योंकि उनका अपनी पढ़ाई पे कोई ध्यान रहता ही नहीं था, वो अपना पूरा ध्यान अपने साथ के जो उनके साथी होते थे उनको पढ़ाने में लगाती थी। और यही कारण था कि स्वयं की पढ़ाई ना करने के कारण परीक्षा में उनके अंक कम आते थे, और जो उनसे पढ़ने वाले बच्चे हुआ करते थे जिनको वो समझाती थी, पढ़ाती थी, उनके अंक अधिक आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था, मतलब उस समय लोग इतना, यूं कह लीजिए कि उनके अंदर ये सब भावनाएं नहीं होती थी कि हमारा नंबर कम आ रहा है, अगले का अधिक आ रहा है, अगला जो है अच्छे अंक से पास हो रहा है, हम कम अंक से पास हो रहे हैं, जबकि हम ही उसको पढ़ा रहे हैं, फिर भी वो हमसे ज़्यादा नंबर लेकर के पास हो रहा है। इन सब बातों का इतना ज़्यादा लोग ध्यान नहीं रखते थे। लोग परहित की भावना का से ओतप्रोत होते थे, और यहाँ पर चित्रा का स्वभाव कुछ ऐसा ही था जो परहित पर ज़्यादा विश्वास करती थी। और यही कारण था कि स्वयं के अंक नंबर कम आने पर, स्वयं के अंक कम आने पर भी उन्हें अपनी विषय में उतना कोई ध्यान नहीं रहता था जितना परहित का, दूसरे बच्चों का होता था। उनकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल ये थी कि हमारे यहाँ माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। ये एक अजीबोगरीब और अलग तरह का एक स्वभाव और विश्वास था, दृढ़ निश्चयता थी, जहाँ पर चूंकि उस समय और आज भी हमारे समाज की परंपरा है कि शादी विवाह माता पिता और परिवारजनों की पसंद से होती है, लेकिन चित्रा के साथ कुछ अलग ही बात थी। वो इतनी दृढ़ संकल्प की थी, इतनी अलग हट करके उनका स्वभाव था कि विवाह के विषय में भी उन्होंने पता नहीं कब किसी लड़के को पसंद किया और ऐलान कर दिया। मतलब ये घर में सबको बता दिया कि उनकी नजर में लड़का उनकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मतलब जब चित्रा के विवाह का समय आया तो पहली ही दृष्टि में उसने लड़के को पसंद कर लिया और अपने माता पिता के सामने तथा समाज के सामने ये घोषणा कर दी, ऐलान कर दी, घोषणा कर दी कि उसका विवाह यदि होगा तो उस लड़के को जिसको उसने पसंद किया है। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ का मतलब परिचित नहीं था, अनजान था। अब उनकी बहन मृदुला जी कहती हैं कि जब उसने लड़के के विषय में घोषणा की कि वो किस लड़के से विवाह करेगी, उस समय सभी अचंभित हो गए। क्यों?
क्योंकि माता पिता को तो छोड़ दीजिए, मृदुला जी के माता पिता ही नहीं बल्कि वो लड़का भी उनके निर्णय से परिचित नहीं था। मतलब उनके निर्णय को नहीं जानता था कि चित्रा जो है वो उनसे विवाह करने के लिए तैयार है। लड़का स्वयं भी इस निर्णय से वाकिफ नहीं था, अर्थात परिचित नहीं था। वो इस निर्णय के विषय में कुछ भी नहीं जानता था, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। ये पंक्तियां चित्रा जी की हैं। चित्रा जी का कहना था कि वो जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? कह रही हैं मृदुला जी कि उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में समाज के बीच में, घर में और उस लड़के से भी ये बात स्पष्ट कर दी, स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि उनके मन में एक बार जो विचार आ जाता है, जो सोच उनकी किसी विषय में बनती है, तो वो उसे अवश्य ही पूरा करती हैं। इसलिए यदि उन्हें विवाह करना ही होगा तो वो उस लड़के से ही करेंगी जिसको उन्होंने पसंद किया है। तो उनकी शादी उसी लड़के से हुई, मतलब जिसको उन्होंने पसंद किया था, जिसके बारे में उन्होंने माँ बाप से, अपने माता पिता से कहा, और जिस लड़के को उन्होंने अपने विचारों से परिचित कराया, उसी से उन्होंने विवाह भी किया। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। कोई मुश्किल पेश ना आने का मतलब कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या विवाह में उनके नहीं आई। और आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूं वो कर रहता है। मतलब कितना ही ये दृढ़ विश्वास और कैसा ये अपना उनका परिचय। उन्होंने कहा कि मेरे विवाह में, मृदुला जी कह रही है कि उनके विवाह में, उसके विवाह में मुश्किल आती क्यों? क्योंकि उसने पहली ही मुलाकात में जैसे ही एक दूसरे को लोग देखने के लिए आए, उसने लड़के से ये बात कह दी थी कि मैं एक बार जो सोच लेती हूँ वो करके रहती हूँ और वो मेरे साथ होता भी है। अपने स्वभाव के विषय में एक विशेषता का परिचय उन्होंने उस लड़के को बता दिया और ये स्पष्ट रूप से बता दिया कि वो वही करती हैं जो सोच लेती हैं और वह पूरा होता भी है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिया। हथियार डाल दिया मीन्स तैयार हो गया। इसलिए लड़के ने किसी भी तरीके से विवाह के लिए ना तो आनाकानी की, ना किसी बात को आगे बढ़ाया, बल्कि उनकी दृढ़ विश्वास को देखते हुए, उनके परिचय को पाते हुए, उसने पहली ही मुलाकात में, पहली बार के देखने में, मतलब जब लड़का लड़की पहली बार मिले उसी समय उसने विवाह के लिए हथियार डाल दिया, मीन्स हाँ कर दिया। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। चूंकि 5 बहनें एक के बाद एक क्रमशः थी और उस क्रमशः में ये अचला जो है ये सबसे छोटी थी। कह रही कि हमें सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। कम खिसकी मीन्स, खिसकी का मतलब होता है विद्रोही। मतलब चूंकि हर चीज को मान लेना, जैसा ही माता पिता कहते थे उस बात को मान लेना, करना। तो कह रही कि हमारी जो छोटी बहन अचला थी वो और हम सबसे जो है थोड़ी
कम विद्रोही मालूम होती थी। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, मतलब वो अपने पिता के कथनानुसार उनके आदेशों का पालन करते हुए हर काम को किया करती थी। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया। अर्थशास्त्र एक विषय है जिसे आप इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो उनके पिता ने उनको पहले अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए कहा, तो उन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा। फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया। उसके बाद पत्रकारिता आप लोग जानते हैं, चूँकि उस समय जो है टीवी का कोई भी इस तरीके से प्रचलन नहीं हुआ करता था। हमारा समाचार पत्र ही जो है वो हमारे समाचारों का आदान प्रदान करता था। और उस समय जो लोग समाचार पत्र लिखते थे, समाचार पत्र मीन्स लिखने का मतलब समाचारों को लिखते थे, वो ही पत्रकार कहलाते थे। और समाचार पत्रों को लिखने में दक्षता जिन लोगों को होती थी वो पत्रकारिता का कोर्स करते थे, एक पूरा अपना विषय उसमें अपना रुचि दिखाते थे और उससे संबंधित सभी जितनी भी उनके नियम थे उनको मानते थे और पढ़ाई अपनी पूरी करते थे। तो पिता के कहने पे पहले उन्होंने अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई। मतलब अर्थशास्त्र किया, फिर उसके बाद पत्रकारिता, अर्थात जैसे मैंने बताया कि समाचार पत्र ही उस समय माध्यम हुआ करता था समाचारों का आदान प्रदान करना, लोगों को अपने विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम साधन था वो पत्र समाचार पत्र हुआ करते थे। और उनमें जिन लोगों को दक्षता होती थी वही पत्रकार कहलाते थे। तो उससे संबंधित जो कोर्स होता था उसे उन्होंने किया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई। मतलब उन्होंने पत्रकारिता में दाखिला लिया, एडमिशन लिया, प्रवेश लिया और अपनी लग करके पढ़ाई की और पास किया। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली और उसके बाद अपनी पिता की पसंद से ही उन्होंने विवाह भी किया, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। लेकिन एक समय ऐसा आया, उन्होंने सब कुछ किया, पढ़ाई की, उनकी बातों को मानती रही, अपना विवाह भी किया, लेकिन अंत में एक समय ऐसा आया कि वो अधिक समय तक लीक पर नहीं चल पाई। लीक पर चल ना पाने का मतलब होता है कि माता पिता के कहे अनुसार या समाज की परंपराओं के अनुसार वो भी अधिक समय तक नहीं चल पाई। कहने का तात्पर्य है कि उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया। अपने अन्य भाई बहनों की तरह उनका भी स्वभाव जो है वो परिवर्तित हुआ और उस परिवर्तन में बहुत कुछ उन्होंने हटकर किया। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं। घर बार में मीन्स घर के कार्यों में उनको भी अधिक रुचि नहीं थी। और मंजुल और मेरी तरह उम्र में 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। अब मृदुला जी कहती हैं कि अधिक समय तक उसने अपने पिता की सारी बातों को माना, उनके कहे अनुसार ही पढ़ाई लिखाई की, पत्रकारिता जो है उसमें अपनी सफलता प्राप्त की और विवाह भी पिता की पसंद के अनुसार किया। लेकिन जो उनके वंश की जो एक परंपरा थी, परदादी से लेकर के उनकी माता तक, कि कोई भी स्त्री जो है वो लीक पर नहीं चलती थी, अर्थात रूढ़िवादी या परंपरावादी बातों को वो सब नहीं मानती थी
वो उनके जो विचार थे बिल्कुल स्वतंत्र थे और वो समाज के विचारों से हट करके अपने विचारों पर चलती थी और अपनी बातों को मानती थी, साथ ही मनवाती भी थी। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ विशेषताएं उनके विचारों में हुआ करती थी जिससे लोग उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य होते थे। और अंततः अचला के अंदर भी, अचला के विचारों में भी परिवर्तन आया। जिस तरीके से यहाँ पर मृदुला जी कह रहे हैं कि जिस तरह मंजुल और मेरी तरह का मतलब मृदुला जी ने ये शब्द जो है स्वयं के लिए लिखा है कि जिस तरह उनकी बड़ी बहन मंजुल और वह उनकी मतलब उनकी तरह 30 साल की उम्र पार करते ही अचला को भी लिखने का रोग लग गया। अचला भी जो है वो थोड़ा लीक से हटी, उनके अंदर भी वंशानुगत प्रभाव जो है वो दिखाई देने लगा। अपनी परदादी से लेकर अपनी माता तक, अपनी बहनों तक जो एक उनके यहाँ की लीक से हटकर चलने की परंपरा थी, अब वह उनके अंदर भी आ गई। उन्होंने जैसे ही अपने जीवन के 30 साल का पड़ाव पार किया, उनको भी लिखने का शौक जाग गया। उनके अंदर लिखने की रुचि जाग उठी और उन्होंने भी लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में इसके अन्य जो पृष्ठ हैं उनकी व्याख्या मैं करूंगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।